नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस एकेडमी में। और यूपी पीसीएस जे का सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीवीसी का ये प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ 100 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, 101 से आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सह प्रतिवादी गणों के मध्य पूर्व न्याय के नियम को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शर्त का पालन होना जरूरी है या होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिवादी गणों के बीच उठे प्रश्नों का निर्णय अंतिम रूप से हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और मित्रों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ववर्ती वाद किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 103 नंबर में कह रहा है कि अधिकारिता विहीन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री क्या होते हैं। तो वह शून्य होते हैं, वह कभी भी पूर्व न्याय के रूप में परिवर्तित नहीं होगी, पाश्चात्यवर्ती वाद में चुनौती योग्य है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिना अधिकारिता के द्वारा, माफ कीजिएगा, बिना अधिकारिता के न्यायालय द्वारा दिया हुआ निर्णय और निष्कर्ष है। तो वह है यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्व न्याय का परिचालन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रचनात्मक पूर्व न्याय का नियम रिट याचिकाओं पर लागू होता है, और कारण है यहाँ पर कि पूर्व न्याय के पीछे निहित लोक नीति संबंधी कारण रिट कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 106 देख लेंगे। वाद पत्र एवं लिखित कथन के साथ उन दस्तावेजों को पेश किया जाना अपेक्षित है जिनका सहारा पक्षकार लेना चाहते हैं। ऐसे दस्तावेज कब तक पेश कर दिए जाने चाहिए। तो इसका हो जाएगा वाद पत्र एवं लिखित कथन के साथ ही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और 107 में कह रहा है कि क्या कोई विवादक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है, किसी पक्षवर्ती वाद जिसका विचारण करने के लिए पूर्वोक्त न्यायालय सक्षम नहीं था, पूर्व न्याय के रूप में प्रवृत्त होगा नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और 108 में देख लेंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अधीन निम्न में से कौन सा निर्णय निश्चायक नहीं होगा। तो 108 का हो जाएगा यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी, यानी गुणागुण के बिना दिया गया, भारतीय विधि के भंग पर आधारित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 109 में कह रहा है कि धारा 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार विदेशी निर्णय को किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। तो इन सभी आधारों पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। 10 देख लेंगे। 10 में कह रहा है कि एक विदेशी निर्णय ऐसे किसी विषय में जो प्रत्यक्षता हुआ उन्हीं पक्षकारों के बीच निर्णय होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा 110 का वो सही है यहाँ पर बी, जब वह मामले के गुण दोष के आधार पर दिया गया है। 111 नंबर देखेंगे। 111 में लिखा है कि विदेशी निर्णय को लागू करने के लिए वाद भारत में कितने वर्षों के भीतर दायर हो सकता है। तो वह कितने वर्षों के भीतर, तो यहाँ पर है निर्णय तिथि से 3 वर्ष के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 112 में कह रहा है कि एक विदेशी निर्णय क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतिम हो सकता है अगर पक्षकार एक हो उस विषय पर उनमें सीधे तौर पर निर्णय हो चुका हो और जिस पर उसका सक्षम न्यायालय ने निर्णय दिया हो। तो यह हो जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए 13 नंबर में देख लेंगे, एक विदेशी सरकार पर। तो ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यहाँ पर डी नहीं दिख रहा है, हम डी पढ़ लेंगे। यहाँ पर इस प्रतिबंध के साथ मुकदमा दायर हो सकता है अगर केंद्र सरकार के सचिव ने लिखित सहमति का सर्टिफिकेट जारी किया हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। 114 में कह रहा है कि हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थापित किया जाएगा जो उसका विचरण करने में सक्षम है या प्रावधान संबंध रखता है, तो वह है क्षेत्रीय अधिकारिता से और धन संबंधी अधिकारिता से, यानी कि ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 115 में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद दायर किए जाएंगे, तो कहाँ पे दायर किए जाएंगे? निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में, सबसे निचले श्रेणी के न्यायालय में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता के किस भाग में वाद संस्थित करने का वर्णन स्थान वर्णित है? तो भाग 1 में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 117 में कह रहा है कि अचल संपत्ति से संबंधित वाद स्थानीय क्षेत्राधिकार रखने वाले उस न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं, तो कहाँ पे? जहाँ संपत्ति स्थित है, जहाँ वह संपत्ति स्थित है, ऑप्शन सी। 118 में देख लेंगे। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी ऑफ अदर लिमिटेशन प्रिसक्राइब्ड बाय एनी लॉ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट। तो 118 में हम देख लेंगे, इसका जो ऑप्शन होगा डी, विद इन हुज लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इन सिचुएटेड, यानी कि वह संपत्ति जहाँ पर सिचुएटेड है वहीं पे वाद लाया जा सकता है। चलिए 119 में देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्थावर संपत्ति संबंधी वाद नहीं है? तो स्थावर यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वही होती है स्थावर संपत्ति संबंधित भाटक का वाद, ऑप्शन डी। चलिए 120 में देखेंगे। स्थावर संपत्ति के लिए विभाजन का वाद उस न्यायालय संस्थित होगा जहां 120 में कह रहा है कि विषय वस्तु स्थित है, यानी कि वह वस्तु जहां पर स्थित है। चलिए 121 में देख लेंगे। स्थावर संपत्ति के बंटवारे के लिए वाद कहाँ संस्थित होगा? तो यह है ऑप्शन ए, जहां संबंधित वस्तु या संपत्ति स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 122 में कह रहा है कि विभिन्न शहरों में स्थित संपत्तियों के विभाजन का वाद तो कहाँ पर संस्थित होगा? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संस्थित किया जा सकता है जिस शहर में कोई भी संपत्ति स्थित है। वही क्वेश्चन है, कितनी बार आप देख लीजिए रिपीट करके आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रट जाने चाहिए। जहां न्यायालय की अधिकारिता स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, वहां वाद संस्थित करने का स्थान सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा द्वारा निर्धारित होगा? तो यहाँ पर धारा 18 CPC 18 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 124 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 18 उपबंधित करती है, तो क्या करती है? यहाँ पर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक अचल संपत्ति के बारे में वाद प्रस्तुत करने का स्थान जहां न्यायालय की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। अभय इंदौर का निवासी है, वह दिल्ली में बद्री शाह के विरुद्ध मानहानिकारक लेख प्रकाशित करता है। अभय के विरुद्ध बद्री शाह कहाँ वाद संस्थित कर सकता है या कहाँ मुकदमा दायर कर सकता है? तो वह कर सकता है इंदौर एवं दिल्ली दोनों जगह पर वाद को ला सकता है। चलिए 126 में देखेंगे। मुंबई में रहने वाला मोहन दिल्ली में सोहन से मारपीट करता है, सोहन मोहन के विरुद्ध वाद ला सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुंबई अथवा दिल्ली में कहीं भी। 126 का आप देख लेंगे सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 127 में 127 कह रहा है कि खा द्वारा धारित एक स्थावर संपत्ति भोपाल में स्थित है और वह उसे हानि पहुंचाने वाला इंदौर में अभिलाष के लिए स्वयं काम करता है। ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है। तो कहाँ पर किया जा सकता है? भोपाल तथा इंदौर दोनों जगह, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 128 में। देहरादून में निवास करने वाले आ लखनऊ में बा को पीटता है, आ बा पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद ला सकता है। तो देखिए बार बार रिपीट कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ या देहरादून में कहीं भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। आ मुंबई में रहता है, बा के विरुद्ध मानहानि करने वाले वक्तव्य दिल्ली में छापता है।
बा क्षतिपूर्ति हेतु आ के विरुद्ध वाद कहाँ ला सकता है? तो आप जानते हैं दिल्ली या मुंबई, दोनों जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के प्रतिकर हेतु वाद ऐसी अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा जहां, तो 132 का ऑप्शन हो जाएगा जहां अन्य तीनों विकल्प में से किसी भी, यानी कि यहाँ कहीं भी दोष कारित किया गया है, प्रतिवादी निवास करता है, प्रतिवादी अभिलाप के लिए स्वयं काम करता है, तो यह सब तीनों जगह अप्लाई करेगा। 133 में लिखा है कि अ स्वीट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन फॉर द पर्सन और द मूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द रॉन्ग वॉज डन विद इन द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड द डिफेंडेंट रिसाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ एन अदर कोर्ट। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हम देख लेंगे, इसका सी हो जाएगा, आइदर ए और बी एट द ओपिनियन ऑफ द प्लेंटिफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शरीर के प्रति किए गए अपकर के लिए प्रतिकार के लिए वाद दायर किया जाएगा, कहाँ दायर किया जाएगा? किसी भी उपरोक्त न्यायालय के वादी के विकल्प पर, यानी कि प्रतिवादी निवास करता है, प्रतिवादी कारोबार करता है, अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आज शिमला में बा कलकत्ता में और सा दिल्ली में रहता है। आ बा और सा वाराणसी में, यानी कि एक होटल में मान लीजिए ये इकट्ठे हुए। बा और सा ने मांग पर संदाय एक संयुक्त वचन पत्र लिखकर आ को दिया, अब वाद ला सकता है। तो यहाँ पर जो बा है वो वाद कहाँ ला सकता है? बा और सा पर वाराणसी में वाद ला सकते हैं, यानी कि वो जो संदाय, यानी कि वो वचन पत्र जहाँ पर साइन किया गया है वाराणसी में। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 136 में कह रहा है कि ए सहारनपुर में एक फर्नीचर निर्माता है, बी वाराणसी में कारोबार करता है, बी सहारनपुर में अपने अभिकर्ता के माध्यम से ए से 100 कुर्सियां खरीदता है और सहारनपुर में सी को उनका परिधान करने को ए से अपेक्षा करता है। बी खरीदी गई कुर्सियों की कीमत का भुगतान करने में असफल हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में होगा ये कि यहाँ पर ऑप्शन सी होगा कि ए या तो सहारनपुर में या बनारस में वाद दायर कर सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 137 में कह रहे हैं जहाँ तक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 20 का संबंध है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 137 में देख लेंगे, सारे कथन सही हैं यहाँ पर, ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 138 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 लागू नहीं होती है, तो वह कहाँ होती नहीं? मध्यस्थ कार्यवाहियों में, यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट में यह नहीं होती है। 39 वेयर 2 or more courts have the jurisdiction of civil court under section 20 CPC। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए, कैन बी एक्सक्लूडेड बाय ए क्लियर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। 140 में देख लेंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धन संबंधी परिसीमा या स्थानीय सीमाओं के आधार पर आक्षेप सर्वप्रथम अवसर पर निम्न में से किस धारा में दिया गया है? तो धारा 21 में ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर देखेंगे। वाद संस्थापित करने की आपत्ति प्रथम बार न्यायालय में स्वीकृत होगी, यह सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? तो यह है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीपीसी 1908 का कौन सा प्रावधान उपबंधित करता है कि स्थानीय अथवा धन संबंधी क्षेत्राधिकार के बारे में आपत्ति प्रथम उपलब्ध अवसर पर ही उठानी होगी? तो यह 142 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी, धारा 21। 143 सीपीसी की धारा 21 के साथ संबंधित है, तो आर्थिक और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। 144 देखेंगे।
वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर अज्ञापित को आपस्त करने के लिए वाद। तो 144 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर डी। यहाँ पर लिखा है वाद का अर्जन। चलिए 145 में देखेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दायर करने के स्थान के बारे में कोई भी आपत्ति किसी भी अपीली या पुनरीक्षण वाले न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक ऐसी आपत्ति। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। प्रथम बार के न्यायालय में न लाई गई हो, यथासंभव प्रथम अवसर पर न की गई हो, परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता न्याय हुई, यानी कि ये तीनों शर्त पूरी की गई हों। चलिए 146 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर हम देख लेंगे जो इसका सही आंसर है वो है ए। तो देख लेंगे कि ए का 2 है यहाँ पर। तो अधिकारिता के बारे में आक्षेप, तो ये कर लेंगे किरण सिंह बनाम चमन पासवान, B1। तो B1 हो जाएगा पक्षकारों को जोड़ा जाना, रजिया बेगम बनाम साहबजादी अनवर बेगम, C4। तो यहाँ पर है अन्वयिक पूर्व न्याय, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ से मिलाएंगे वर्कमैन बनाम बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज कोचीन पोर्ट ट्रस्ट। अब डी का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे हम D3 को। यहाँ पर कह रहा है अस्थायी व्यादेश अमेरिकन साइनामाइड कंपनी बनाम एथिकॉन लिमिटेड। तो यह थे इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 147 में कह रहा है कि दिल्ली में फिल्टर्स की आपूर्ति करने के लिए संविदा मुंबई में निष्पादित की गई, किंतु उसमें कहा गया कि समस्त विवादों के संबंध में अधिकारिता भोपाल में होगी। सप्लाई की गई सामग्री के मूल्य की वसूली के बाद ग्रहण किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? भोपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर। जिला न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? 48 नंबर का देख लेंगे हम सीधे आंसर। तो इसका जो आंसर है वो डी, यहाँ पर पढ़ लेंगे हम डी आंसर को। वह उस वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को उसी न्यायालय में पुनः अंतरित नहीं कर सकेगा जिसका प्रत्याहरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपीली नहीं है? तो यहाँ पर धारा 24 के अधीन आदेश अपीली आदेश नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से उपबंध के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है? तो वह है धारा 24 के। तो मित्रों यह थे कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। निरंतर अभ्यास करते रहें।